सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कुमाऊं द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे प्रतिभा। खटीमा में विकसित भारत यात्रा में होंगे शामिल। कड़ाके की ठंड से जमने लगा उत्तराखंड, घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री से होगी बारिश। देहरादून के सिंगली गांव में 4 साल के बच्चे को उठा ले गया बाघ। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जंगलों में की कॉम्बिंग। सभी थानों की पुलिस को किया गया अलर्ट। डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस दूरसंचार इकाई के कार्यों की समीक्षा। दूरसंचार की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के दिए निर्देश। महत्वपूर्ण मेलों में भीड़ नियंत्रण में ड्रोन का उपयोग करने के भी निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं द्वारा आज रहने वाला है। आपको बता दें कि हल्द्वानी, खटीमा और टनकपुर जाएंगे सीएम धामी। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगे। दोपहर करीब 12 बजे खटीमा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करेंगे और वर्चुअली माध्यम से पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे। दोपहर 3 बजे टनकपुर चंपावत पहुंचेंगे। नवसृजित विद्युत वितरण मंडल चंपावत के कार्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं द्वारा आज रहने वाला है, क्या कुछ उनके अहम कार्यक्रम रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो आज उनका कुमाऊं दौरा है, जिसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के साथ ही जो है कई कार्यक्रमों को जो है आज सीएम द्वारा किया जाना है, जिसमें सीएम धामी खुद शिरकत करने वाले हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से सीएम धामी के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, उससे लगातार किस तरीके से उत्तराखंड को विकसित किया जाना है, क्या कुछ विशेषताएं जो है इस दौरान उत्तराखंड को यहाँ पर मिल सकती है, इसको लेकर तमाम प्रयास जो है उत्तराखंड सरकार कर रही है। वहीं सीएम धामी की अगर बात करें तो सीएम धामी लगातार उत्तराखंड के जो दौरे हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव हैं उनसे भी इनको जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी वर्चुअली माध्यम से संबोधित करने के साथ ही जो है यहाँ पर सीएम धामी सुनने वाले हैं, तो इसको भी लेकर के जो है यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सीएम धामी जनता के हित में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार लोगों से जो है इस दौरान मिल भी रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सीएम धामी के लगातार जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण भी जो इस दौरान यहाँ पर माने जा रहे हैं। बिल्कुल विनय, देखा जाए तो लगातार उनके कार्यक्रम जारी है। विनय, एक बात देखी जा सकती है कि लोकसभा की तैयारी में बीजेपी दमखम लगाने में अब जुट चुकी है, क्योंकि काफी दूर अब चुनाव रहे नहीं है। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो आज अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे। हल्द्वानी, खटीमा, टनकपुर, तो तमाम ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां जनता से रूबरू होंगे। और साथ ही अगर देखा जाए तो हाल ही में इन्वेस्टर समिट भी अभी खत्म हुआ, तो लगातार जनता से जुड़ने की ओर कवायद बीजेपी की दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी अगर बात करें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरह से एमओयू हैं, अलग अलग विभागों ने उसमें एमओयू किए हैं और जिसको लेकर यहाँ पर सीएम धामी खुद उत्तराखंड की जनता से जो है सीधा यहाँ पर संवाद भी कर रहे हैं और उनके हित में कार्य करने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार कार्य कर रही है। वहीं जिस तरह से उनके कार्यक्रमों की अगर बात करें, कार्यक्रम जो उनके लगे हुए हैं वो लगातार चल रहे हैं, चाहे वो सीएम धामी संबोधन का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र से जिस तरीके से संबोधन का कार्यक्रम वर्चुअल के माध्यम से रखा गया है, इसी के साथ साथ कई रैली भी जो है इस दौरान यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है सीएम धामी किस तरह से उत्तराखंड को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता को हर तरह से राहत देने के लिए जो है सीएम धामी कार्य करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम खुद जो है यहाँ पर योजनाओं का भी शिलान्यास कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए आज उनके कई कार्यक्रम जो है कुमाऊं क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में जो है लगे हुए हैं, जहां पर
वो शिलान्यास करने के साथ ही जो है संबोधन का भी कार्यक्रम उनका लगा हुआ है। तो ऐसे में देखा जा सकता है सीएम खुद उत्तराखंड की विशेषताओं को लेकर के, उत्तराखंड के नागरिकों को लेकर किस तरीके से जो है कार्य कर रहे हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात भी है कि प्रदेश के युवा सीएम होने के नाते जिस तरह से उनको यहाँ पर जनता का भी जो है साथ मिलता है, जनता उस तरीके से उनको सराहती भी है। खुद केंद्र के जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें, वो खुद उनकी तारीफ करते हैं, उनके कार्यों की तारीफ करते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, काफी सराहना जो है इस दौरान यहाँ पर उनकी की जाती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है सीएम धामी लगातार जो है लोकसभा चुनाव के लिए भी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और काफी अच्छी मतों से अपनी जीत का दावा भी जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बनाए। चलिए, इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस दूरसंचार इकाई के कामों की समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के तमाम पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस दूरसंचार की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही पुलिस दूरसंचार के उपकरणों के संबंध में दूसरे राज्यों के मानकों का अध्ययन करने की भी बात कही। वहीं जनपदों के कंट्रोल रूम को स्मार्ट कंट्रोल रूम में अपग्रेड करना और शांति और कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन का साथ साथ महत्वपूर्ण मेलों में भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए। राजधानी देहरादून के कचहरी क्षेत्र में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें मूल निवास के मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने को लेकर देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा विशाल रैली निकाली गई। इसके बाद अब हल्द्वानी में भी भव्य रैली निकालने की बात की जा रही है। इस बात को लेकर समिति के संयोजक मोहित डिमरे ने कहा कि हमने मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अगले महीने मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में संगम पर डोली उठाने के कार्यक्रम के दौरान रैलियां निकालने की तैयारी की जाएगी और बागेश्वर और हल्द्वानी में भी महा रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए गांव गांव में समितियों का गठन कर लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। हर तरह के संसाधन, चाहे वो नौकरी हो, चाहे अलग जल जंगल जमीन के सवाल, बहुत सारे संसाधन हैं, उस पर पहला हक हमारे मूल निवासी का होना चाहिए, ये हम कह देना चाहते हैं। हमने कुछ आगे की रणनीति बनाई है, तय किया है। मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में वहाँ पे हमारी टीम जाएगी और एक महारैली हम वहाँ पे करेंगे अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, संगम पर बहुत सारे देवी देवताओं की डोलियां आती हैं, ये बहुत लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। वहाँ पर भी हम छोटी छोटी मूल निवास को लेकर रैलियां करेंगे। मूल निवास से वहाँ पर भी जो लोग हैं उनको हम जोड़ने का वहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं। देहरादून के राजपुर क्षेत्र सिंगली गांव में एक 4 साल के बच्चे को घर के आंगन से बाघ उठाकर ले गया। इसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल एसएसपी ने सभी सिटी के थाना प्रभारी सीओ को बुलाकर कॉम्बिंग शुरू कर दी है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ढटी गांव निवासी लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविनाशी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लक्ष्मण नाथ का कहना है कि जन कल्याणकारी योजनाएं गांव के दबंग और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय तक सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। मामला कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहा, किसी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं लक्ष्मण नाथ ने कहा कि 21 दिसंबर को उन्होंने डीएम देहरादून को पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि पत्र देने के 15 दिन के भीतर मामले में जांच न होने और मुख्यमंत्री से मुलाकात न कराने पर वे देहरादून सचिवालय में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर देंगे। लंबे समय से मैंने शिकायत पत्र दी, जिसमें कोई जांच नहीं हुई। नहीं गरीबों का हित देखा जाता है, नहीं विकास कार्यों को देखा जाता है। केवल कुछ दबंगों का सहयोग लेके समस्त विभाग
ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले समस्त सरकारी योजनाओं का घोटाला करते हैं। जब समस्याओं के लिए इनके पास हम बात रखते हैं तो उल्टा हम ही मारने पीटने के लिए उतरा हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की जन समस्या नहीं सुनी जाती है, किसी गरीब व्यक्ति को कोई लाभ नहीं दिया जाता है। मैंने अंतिम निर्णय यह लिया है कि मैं अब मुख्य सचिवालय के देहरादून मैं आमरण अनशन में बैठूंगा, अपने प्राण वहीं त्याग दूंगा। मैंने 21 तारीख को देहरादून जिलाधिकारी महोदय को भी सूचना दे दी गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी अगर मेरी बात सुनना चाहते हैं, निष्पक्ष जांच करना चाहते हैं तो मैं रुक सकता हूं, नहीं तो मैं आत्मदाह करने के लिए तत्पर हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 27 दिसंबर को चंपावत दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि जहां वे टनकपुर में नवसृजित विद्युत वितरण मंडल कार्यालय भवन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद सीएम धामी रामलीला मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने जीजीआईसी विद्यालय में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सिख समाज के शहीद साहबजादे को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। वीर बाल दिवस को लेकर हो रहे कार्यक्रमों से विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी वीरता और गौरवशाली इतिहास का पता चलेगा। इस दौरान उन्होंने सिख समाज के कई वरिष्ठ लोगों को सम्मानित भी किया। मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई है और घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीन का काम 100% हो गया है, सबने वैक्सीन लगाई है। लेकिन फिर भी हमको सचेत रहना है और हमारे राज्य में अभी कोई भी केस नहीं, लेकिन फिर भी हमने सभी हॉस्पिटलों में एक SOP जारी कर दी है और बहुत जल्दी हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं जनवरी 1 और सभी हॉस्पिटलों में ये भी कर रहे हैं कि कोविड के लिए जो है 10-10 बेड आरक्षित किए जाए, ताकि अगर कोई भी केस आता है तो तुरंत उसका उपचार। उच्च शिक्षा परिषद में उपाध्यक्ष बनाए गए भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन ने कहा कि जिस तरह से स्कूली शिक्षा के लिए उत्तराखंड मशहूर है, उसी तरह उच्च शिक्षा में भी राज्य का नाम हो, इसके लिए वह काम करेंगे। देवेंद्र भसीन ने यह भी कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू तो हो गई है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि कितने विश्वविद्यालय उसे पूरे तरीके से अपना रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सहायता राशि प्रदान होती है, उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो भी रहा है या नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत इस बात पर ध्यान देने की है कि शोध कार्य किताबी नहीं बल्कि जमीनी होने चाहिए। इस पर भी उनका विशेष फोकस रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नई शिक्षा नीति दी है, उसका उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। हमारे केंद्र से मदद मिलती है रूसा के माध्यम से, उसमें महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों को जो है सहायता मिलती है, तो सहायता का सही ढंग से उपयोग हो। और इसके बाद में तीसरा बिंदु जो मस्तिष्क में रहता है कि अवस्थापना विकास के साथ जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, इनमें जो सुविधाएँ हैं उनके विस्तार के साथ हमको एक बात का और ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि जो शोध कार्य हैं उन शोध कार्यों पर हम विशेष ध्यान दें, क्योंकि शोध कार्य केवल किताबी नहीं होने चाहिए, शोध कार्य जो है वो ज़मीनी होने चाहिए। विशेष ध्यान दें और ज़मीन से जुड़ी जो अनुसंधान की स्थितियाँ हैं उसको प्रदेश में लागू। खबर हरिद्वार से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धोखा है। इस बयान के बाद संत समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अब वो अपने बयानों पर अंकुश लगाए, नहीं तो उनका मुंह काला किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नेता 2014 के बाद से ही सक्रिय हुए हैं। इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म को गाली दी जा रही है। इनकी दुकान खाली हो गई है। 2014 से ही ये लोग सक्रिय हुए हैं। इनका मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी को जो टारगेट करना, मोदी जी को गाली देना, सनातन को गाली देना, परंतु इनके पास अब कुछ नहीं बचा। इनकी दुकान खाली हो चुकी है। हम पॉपुलर कैसे हो जाए, इनका एक मुद्दा है। और बाद में भारत में कोई भी लोग इनको देखना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता है। आपने खुद देखा होगा, इस समय हमारे जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में,
भारतीय जनता पार्टी आ गई। राजस्थान में आपने देखा होगा तो ये बहुत बौखलाए हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं, ये परेशान आत्माएं हैं। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी हम संत समाज है, जो हम सनातनी है, हमने आज तक बहुत इनको बर्दाश्त किया है। कहीं काल ऐसा न हो इनके मुंह पे हमें जो कालक लगानी पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं ऐसे बयान ये बंद करें। केशव प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और ये विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो गए। इनको विदेशों से इस काम के लिए बहुत मोटा पैसा आ रहा है। भारत सरकार को इनकी जांच करानी चाहिए। जो बहुसंख्यक हिंदू समाज पर लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं, उनके बारे में विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये हिंदू समाज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसीलिए इनकी जांच बहुत आवश्यक है। आखिरकार ये व्यक्ति हिंदू बाहुल्य देश में, और मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसको ये समाप्त कर देगा एक दिन। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य तो पागल हो गया है कुर्सी न मिलने के चक्कर में, क्योंकि उसे केवल उसको ये लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे तो गैर हिंदू जो वोट हैं इकट्ठे हो जाएंगे। वोट के लिए पागल है, लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है, वो केवल वोट के लिए गाली दे रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निधि मारन के हिंदी भाषियों पर दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि मारन का यह बयान बहुत ही दुखद है। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव की धर्म सभा में शिरकत करने हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने गठबंधन के लोगों को खासकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं कि क्या वे गठबंधन में गालियां खाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इस पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने सनातन पर हमला करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सनातन पर हमला करने वाले अपनी विचारधारा के साथ समाप्त हो गए। जब सनातन धर्म पर हमले हुए हैं तो हमले कम करने वाले ही अपनी विचारधारा के साथ समाप्त हुए हैं। जो अलायंस के और गठबंधन के लोग हैं, खासकर मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, उनको जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ जिस प्रकार की बयानबाजी मैं कह सकता हूं एब्यूज किया है, तो अखिलेश यादव जी को इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को देना चाहिए। क्या वो गाली सुनना पसंद करते हैं या जो गलभैयाँ डाल करके बैठे हैं गठबंधन के लोगों के साथ, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को उनको जवाब जरूर देना चाहिए। और मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करें। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से शीतकालीन गद्दे स्थलों पर यात्री सुविधाओं को लेकर कई स्तर पर काम किया जा रहा है। बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने बताया कि ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, जहां शीतकाल में बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाती है। उसके विकास और सौंदर्यीकरण के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ समिति द्वारा बड़े स्तर पर कार्य योजना शुरू की गई है और प्रथम चरण का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो शीतकालीन हमारे गद्दी स्थल हैं, वहाँ पर यात्री सुविधाओं को लेकर के, वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर के कई स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। और इस क्रम में जैसे आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ऊखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर कि शीतकाल में बाबा केदार की पूजा होती है और उनकी डोली वहीं अवस्थित होती है, उसके विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा बड़े स्तर पर कार्य योजना शुरू की गई है। और प्रथम चरण का जो हमारा निर्माण कार्य है वो वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है। शीघ्र ही हम द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों के, जीर्णोद्धार कार्यों के लिए भी हम उसकी डीपीआर इत्यादि तैयार हो रही है। तो प्रदेश के मंगलौर से बुरी खबर सामने आ रही है, जहां लहबोली गांव में ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों पर घोड़ा बग्गी से भट्टे के अंदर ईंटें लगाने के दौरान दीवार गिर गई, जिसके नीचे 2 मवेशियों समेत 8 मजदूर दब गए, जिनको जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया, जिनमें से 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थितियों का जायजा लिया। इसकी हाइट ज्यादा बढ़ाई गई है, जो हो रहा है 22-23 फुट, जो होना चाहिए 17-18 फुट हाइट बढ़ाने से, यानी कि इस पर पिल्ला धरा रखा है, इससे वजन बढ़ने से दीवार फटी है। लहबोली गांव के पास में एक ईंट के भट्टे की दीवार गिरने से
8 लोग इसमें दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। अभी 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। दीवार के ढहने की वजह से लगभग 6 श्रमिकों की डेथ हुई है और 2 इंजर्ड हैं। इन 6 श्रमिकों में 3 श्रमिक तो हमारे उत्तराखंड के ही लोकल ही हैं और 3 श्रमिक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, यूपी के हैं। दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए फिलहाल अभी एडीएम की अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने सेटअप की है और कल से वो लोग जांच कर लेंगे क्या वाकई में ये मानकों के अनुरूप था या नहीं था। और एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर सारे इसमें डिपार्टमेंट भी इसमें साथ में रहेंगे और जैसे ही इंक्वायरी पूरी हो जाती है हम आप लोगों को इसके बारे में अवगत करा देंगे। और परिजनों से भी वार्ता चल रही है और वार्ता के बाद इसमें विधायक गण भी हैं, यहाँ पे लोकल जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे वार्ता करने के बाद फिर आगे हम लोग कार्रवाई। मां गंगा एवं यमुना के उद्गम स्थल उत्तरकाशी, जहां की संस्कृति अद्भुत है और यहां के लोगों में सर्वधर्म समभाव की भावना अभी भी बनी हुई है। इसी को देखकर जनपद के बुद्धिजीवी लोगों ने जनपद मुख्यालय से सटे टावा खड़ी पर्वत पर एक वन की स्थापना की है, जिसमें किसी भी धर्म के लोग जन्मदिन, विवाह, पितरों की याद सहित कई अवसरों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे। क्रिसमस एवं तुलसी पूजन के दिन यहां क्रिश्चियन एवं हिंदू धर्म के लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण कर इस वन का शुभारंभ किया। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सिख साहिबजादों की याद में बाल दिवस मनाते हुए माजरी गांव के शेरगढ़ ज्वाखन में पाठ, अरदास और कीर्तन का आयोजन किया गया। रविदास गुरुद्वारा शेरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में डोईवाला के विधायक बृजभूषण गेरोला और भाजपा नेताओं के साथ सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया। सिख समुदाय के लोग आज के दिन को गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को याद करते हुए गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और क्षेत्र में नगर कीर्तन का आयोजन भी करते हैं, जिसमें सिख समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने पिछले वर्ष 9 जनवरी 2022 को साहिबजादों की श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व पर साहिबजादों की शहीदी को वीर बाल दिवस के रूप में राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किया और उसी के उपलक्ष्य में इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में आज का यह जो दिन है 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के अवसर रूप में मनाया जा रहा है और इसके जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। हर मंडल में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, कहीं पर गोष्ठी हो रही है। यहाँ पर जो हमारा श्री रविदास गुरुद्वारा है, यहाँ पर आज वीर बाल दिवस मनाया गया। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गत वर्ष उन्होंने 26 दिसंबर को से लेकर के ये पूरा सप्ताह तक हम जो है वीर बाल दिवस मनाएंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे जो मात्र 9 वर्ष के और 7 वर्ष के थे, सरहिंद में चिनवा दिए गए मुगल आक्रांताओं के द्वारा, संगठन के द्वारा पूरे मंडलों पे हर जगह ये वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।